टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज पे एक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल, अच्छे और स्वस्थमंदमय होंगे। हम लोग आज के क्लास में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का यह पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ से आगे। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन पार्ट को शुरू किया था। उसी सीरीज को यह आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 2 कंप्लीट बनाया गया है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार के नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन क्लासों का पीडीएफ या हैंड रिटन नोट ले सकते हैं। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आज के क्लास का टॉपिक। तो आज के क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक है पारभासी पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलुएंट मीडियम। समझते हैं पारभासी पदार्थ होता है क्या। हम परिभाषा याद नहीं करवाएंगे, बल्कि हमारे द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा हम उस टॉपिक को अच्छी तरीक़ों से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप टॉपिक को समझ लेते हैं तो परिभाषा आप अपने आप तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्लास को समझते हैं, टॉपिक को क्या कहा पारभासी पदार्थ। जैसे कि समझ लीजिए, यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है हमें एक प्रकार का क्या है, रुमाल है। अगर आप रुमाल से आर पार देखिएगा तो क्या आप पाइएगा कि हमें वस्तु जो है ना इस रुमाल के आर पार क्या कर रही है, धुंधली दिखाई पड़ रही है। कैसी दिखाई पड़ रही है, धुंधली, साफ साफ नहीं दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। यह जो हम लोग के पास क्या है, यह कर्टेन है यानी कि पर्दा है। इस पर्दा से भी अगर आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगी कि हाँ वस्तुएं जो है ना इसके आर पार धुंधली दिखाई पड़ेगी। मान लेते हैं कि एक कागज ले लेते हैं, एक हम लोग यह क्या किए है, पेपर का सीट कागज का टुकड़ा लिया है और यह कागज का टुकड़ा पूरी तरीकों से तेल में डूबे हुआ है, यानी कि तेल लगा कागज है। अब इस तेल लगा कागज से आप आर पार देखिए तो आपको लगेगा कि उस पार की जो वस्तुएं है ना वह क्या है, धुंधली है। क्या है जी, धुंधली है। इन सभी उदाहरणों से, इन तेल लगा कागज से, यह रुमाल है या यह पर्दा है, इन सभी उदाहरणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। इन सभी उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है ना वह इसके आर पार तो जा रही है, लेकिन पूरी तरीकों से आर पार नहीं जा रही है। केवल क्या कर रही है, धुंधली प्रकाश की किरण आर पार कर रही है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, अंशतः मात्रा में। तो हम लोग इन उदाहरणों को देखते हुए यह परिभाषा लिख सकते हैं पारभासी पदार्थ का कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः मात्र में क्या करती हो, आर पार करती हो, उसी को क्या कहते हैं हम, पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि हम परिभाषा इसका इस तरीकों से लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश का एक छोटे से भाग को ही क्या करते हो, अपने से होकर आर पार जाने देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, अगर कागज को घिस दीजिएगा और इनसे भी क्या कीजिएगा, आर पार देखिएगा तो हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे। जैसे आप लोगों को देखिएगा कि जो दरवाजे में लगे होते हैं शीशा के कांच, उन अगर नया है तो उससे तो पूरी तरीके से आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर वही कागज वही जो है दरवाजा 5 साल 10 साल हो जाता है, घिस जाता है, और तब उससे आप आर पार देखिएगा तो आप पाइएगा कि आप जो है ना अच्छी तरीक़ों से नहीं देख पाइएगा, केवल वह वस्तु हमें धुंधला दिखाई पड़ेगी। तेल लगा कागज से भी आप देखिएगा आर पार, तो इनसे भी आप लोगों को आर पार नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीक़ों से यह पारभासी पदार्थ का चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक है इसका अपारदर्शी पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपेक मीडियम। अब समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, यह हम लोगों के सामने में दिख रहा है चेयर। अगर आप
चेयर से आर पार देखिएगा, यानी कि कुर्सी से अगर आप आर पार देखिएगा, मतलब कि मान लेते हैं कि आप कुर्सी के पीछे बैठे हुए हैं, आप कुर्सी के पीछे बैठे हुए हैं और तब आप कुर्सी के आर पार देख रहे हैं, क्या आपको दिखाई पड़ेगी? कुछ नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से यह क्या कह रहा है, बुक का सीट है, यानी कि बुक का यह अलमीरा है। आप अलमीरा के मान लेते हैं कि इस पार आप खड़े हैं और इस पार खड़े होकर के आप पीछे की ओर देख रहे हैं, क्या आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ेगी? तो पीछे की ओर आप लोगों को नहीं दिखाई देगी कि हाँ पीछे की ओर दीवार किस रंग का है, यह दीवार भी आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे आप मान लेते हैं कि खड़े हैं और बोर्ड का पीछे खड़े होकर के आप बोर्ड के आगे की ओर देख रहे हैं कि हाँ कितने विद्यार्थी आए हुए हैं। तो क्या आप लोगों को विद्यार्थियों की संख्या यानी कि स्टूडेंट्स की नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ेगी? स्टूडेंट्स की संख्या आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी उदाहरणों से क्या आपको पता चल रहा है कि यह सब उदाहरण से यह हम लोग को निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रकाश की किरण इनसे आर पार नहीं जा रही है। अगर प्रकाश की किरण इनसे आर पार जाती तो क्या हम लोग इसके आर पार देख पाते कि नहीं देख पाते? बिल्कुल देख पाते। तो अपारदर्शी पदार्थ का इन सभी उदाहरणों से यह परिभाषा हम निकाल सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण क्या करती है? आर पार नहीं करती है, आर पार नहीं करती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि परिभाषा हम इसका इस तरीकों से लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, वही क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी यहाँ पे है, यह लकड़ी का बना कुर्सी है, क्या इनसे प्रकाश आर पार जाएगी? नहीं जाएगी। तो यह क्या हो जाएंगे? आपको अपारदर्शी का उदाहरण होगा। यह किसका उदाहरण है जी? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद लोहा का बना कोई भी चादर, यह कि मान लेते हैं कि लोहा का बना गेट जो है, क्या उनसे प्रकाश आर पार करेंगी? नहीं करेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और इस तरीके से अनेक सारे उदाहरण हो सकते हैं अपारदर्शी पदार्थ का। तो हम लोग आगे टॉपिक समझते हैं। क्या अगला टॉपिक हम लोगों का चैप्टर का है? अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यह जो है यह इस चैप्टर का सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा, इनसे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपको आज के क्लास का वीवीआई टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उस बात को समझिए। चलिए हम लोग डायग्राम के तहत समझते हैं। जैसे यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है कि यह क्या है? सूर्य है। अब सूर्य क्या कर रहा है? चमक रहा है। तो सूर्य से तो क्या करती है? अनगिनत सभी दिशाओं में क्या होती है? प्रकाश की किरण निकलती है। अनगिनत सभी दिशाओं में प्रकाश की किरण निकलती है। अब यहाँ पे यह सूरज की क्या कर रही है? अनगिनत जो किरणें हैं वह क्या कर रही है? किसी शीट पर पड़ रही है। यहाँ पे यह समतल सतह पर क्या कर रही है? प्रकाश की किरण पड़ी। अब देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण पड़ करके और यहाँ से क्या हो रही है? ये उसी माध्यम में क्या कर रही किरण? यह लौट कर जा रही है। इस दिशा से आई, ऐसे किरण आई और यहां से यह क्या हुई? किरण लौट करके चली गई। तो यहाँ पे जो लौट कर जो किरण गई ना, यही पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन कहलाया। क्या कहलाया? पूरा प्रोसेस प्रकाश का परावर्तन कहलाया। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को इन उदाहरण से इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर क्या होती है? पड़ती है और वहां से पढ़ करके उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि हम परिभाषा इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, जैसे यहाँ से सूरज से प्रकाश निकली और सूरज से प्रकाश निकली तो यह क्या इस शीट से टकराई और शीट से टकरा करके क्या हुई? किरण यहाँ पे लौट कर गई ना उसी माध्यम में। जैसे कि हवा से आई थी तो हवा में ही लौट कर चली गई। यहाँ पे माध्यम एक ही है,
हम लोग जब अगला टॉपिक समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माध्यम एक ही है, इसलिए यहाँ पे माध्यम का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे माध्यम क्या हो रहा है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौटकर चली भी जा रही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की जो घटना होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको हम आशा करवा रहे हैं, ठीक है ना, कि हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आपको अब एग्जाम में दिक्कत ना होनी चाहिए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का पूरा पूरा उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या बोला गया है, किरण आरेख, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रे डायग्राम। अब जैसे समझिए, हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या कर रही है, चमक रही है। यह सूर्य जो है वह चमक रही है। तो सूर्य चमक रही है तो इससे क्या करेगी, अनेक सारी किरणें सभी दिशाओं में निकलेगी। और किरणें जो है निकल करके, मान लेते हैं कि यह क्या है, एक समतल दर्पण है। यह क्या है जी, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण पर पड़ी और यहाँ से यह किरणें क्या हो गई, लौट करके इसी माध्यम में चली गई। तो हम लोग यह प्रकाश को किसकी सहायता से दिखाए हैं, एक आलेख की सहायता से दिखाए हैं। और यही आलेख क्या कहलाएगा, किरण आरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण आरेख कहलाएगा। तो हम लोग किरण आरेख को परिभाषा किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों को दिखाने वाले आलेख को ही क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। यानी कि परिभाषा इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के जो रास्ता है, पथ है, उसको दिखाने वाले चित्र को ही क्या कह देंगे, किरण आरेख कहा जाता है। तो हम ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग कह रहा है परावर्तन के नियम, यानी कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है सो समझिए। इस डायग्राम को हम कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे। अगर डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं तो परावर्तन की नियम ऑलरेडी समझ लेंगे हम लोग। अब जैसे समझिए, यहाँ पे टॉर्च है, यह टॉर्च क्या कर रही है, जल रही है। तो टॉर्च जल रही है तो यहाँ से यह पीले रंग का प्रकाश क्या कर रही है, इस दर्पण पर पड़ रही है। यहाँ पे पीले रंग का प्रकाश निकल रही जो इस दर्पण पर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पड़ा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी कि आने वाली किरणें किसी सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से ये बिंदु पर क्या हुई, आपतित हुई और यहीं से ये किरणें क्या हो गई, कुछ नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो गई। तो जिन नियमों का पालन करते हुए ये किरणें इस आपतन बिंदु से क्या हुई है, परावर्तित हुई है, वही नियम क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। तो हम परावर्तन के नियम को इस तरीकों से परिभाषित करते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, और जिन नियमों का पालन करते हुए वे परावर्तित होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तथा जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उन नियमों को ही
परावर्तन के नियम कहते हैं। उन नियमों को ही परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है। और इन्हें समझने के लिए, यानी कि परावर्तन के नियम को हमको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, उन पदों को समझना होगा, तब हम लोग परावर्तन के नियम को अच्छी तरीकों से समझ पाएंगे। तो इसका परिभाषा हम यहाँ पे लिख कर भी अलग बता दिए हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को ही क्या कहा जाएगा? परावर्तन के नियम कहा जाएगा। ठीक है। और इन नियमों को समझने के लिए कुछ पद की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, उन पदों को हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का पद रहेंगे आपतित किरण। कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा आपतित किरण क्या है। ठीक है। क्योंकि अगर आप इन पदों को समझ लेते हैं तो इसके बाद हम लोगों को समझना है नियम, कितने नियम होते हैं। उन नियमों को आपको समझने में या याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। समझिए, पर डायग्राम की तरह चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे यह टॉर्च जल रही है, और जब टॉर्च जल रही है तो यहाँ से यह किरणें क्या कर रही है? इस सतह पर आपतित हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे यह जो किरण जो क्या कर रही है, किसी सतह पर आपतित हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे परिभाषा इसका आपतित किरण का इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या? किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने या आने वाली किरण को ही क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहते हैं। चलते हैं, इसका परिभाषा हम लिखित रूप में भी लिख दिए हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये शॉर्ट परिभाषा आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे इस सतह पर क्या हुआ? आपतित किरण आई, पड़ी है इस सतह पर, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पीले वाले जो किरण है इसको आपतित किरण कहेंगे। ओके, चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोगों को दे दिया गया है आपतन बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंशियल पॉइंट भी कहा जाता है। अब जैसे समझिए, यहाँ पे यह आपतित किरण हुई क्योंकि यह इस सतह पर पड़ रही है, और इस सतह पर जो पड़ रही है ना, तो अब साहब, तो आपतित किरण किसी समतल सतह से जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि यह जो बिंदु है, यही बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह आपतन बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, परिभाषा को हम, आपतित किरण किसी समतल सतह के जिस बिंदु से टकराती है या जिस बिंदु पर पड़ती है, वही बिंदु क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। यानी कि इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह आपतित किरण हुई, और यह आपतित किरण इस समतल सतह से इस बिंदु पर क्या हुई है? टकराई है। तो यही बिंदु क्या कहलाएगी आपको? यह बिंदु जो है वह कहलाएगी आपको आपतन बिंदु। क्या कहलाएगी? यह आपतन बिंदु कहलाएगी। ओके, तो आपतन बिंदु को परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण किसी समतल सतह से
जिस बिंदु पर टकराती है वही बिंदु क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगर है परावर्तित किरण, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। अब जैसे समझिए, यहाँ से ये जो किरणें आई थी, यह क्या हुई थी? आपतित किरण हुई थी। और आपतित किरण इस बिंदु पर टकराई थी, इसीलिए इस बिंदु का कुछ नाम रखे थे, ध्यान आप लोगों को शायद होगा। इस बिंदु को हम लोग कहते आपतन बिंदु। समझते हैं परावर्तित किरण क्या होती है। तो अब यहाँ पे आपतन बिंदु से यह किरणें क्या हुई? टकरा करके लौट कर गई। यह आपतित किरणें इस बिंदु से टकराई और टकरा कर यह क्या हुई? लौट कर गई। तो जो लौट कर किरण गई ना, उसी किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा इस तरीके से, आपतन बिंदु से टकरा कर लौटने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो हम आशा कर पा रहे हैं कि हम आप लोग को अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, ताकि हम अगले पार्ट में उन टॉपिक को फिर से रिकवर करके आप लोग को अच्छे तरीक़ों से समझा पाएँ। चलते हैं इसका लिखित परिभाषा भी देख लेते हैं, जो किताब में आपका परिभाषा दे दिया गया उसको, कि किसी माध्यम से, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण किसी सतह से आती है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में बात आ रही होगी। यही ना बात आपको समझाए हैं कि आपतन बिंदु से यहाँ से किरणें क्या हुई? टकरा कर लौट कर गई, और जो लौटने वाली किरण है उसी किरण को क्या कहते हैं? हम परावर्तित किरण कहते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोगों को बोल दिया गया है अभिलंब, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल क्या होता है। तो समझिए, यहाँ पे यह जो बिंदु था, इस बिंदु का थोड़ा देर पहले हम नामांकन किए थे। इस बिंदु का नाम था आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो समझते हैं अब अभिलंब क्या होता है। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही, यहाँ पे आपतन बिंदु था, इस आपतन बिंदु पर क्या किया? हमें लंब खींच दिया है। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे है ना, वही क्या कहलाया जाता है? अभिलंब कहलाया जाता है। यानी कि हम परिभाषा इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि समतल सतह के किसी बिंदु पर, समतल सतह के किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। लिख सकते हैं परिभाषा, समतल सतह के किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। परिभाषा आप इस तरीके से अभिलंब का दे सकते हैं। ऐसे यह सब एग्जाम में परिभाषा आपको पूछे नहीं जाते हैं। यह हम आपको टॉपिक इसलिए अलग अलग करके बताए हैं, ऐसे टॉपिक किताब में भी नहीं बताए गए हैं। हम आपको इसीलिए अलग अलग टॉपिक करके बताए हैं
ताकि आप लोग अच्छी तरीकों से प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझ सके। हम लोग आज के क्लास में ही उन नियमों को समझने वाले हैं कि कितने प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। बट उस नियम को समझने से पहले आप लोगों को यह टॉपिक अच्छी तरीकों से क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं किताब में का परिभाषा देख लेते हैं। किताब में परिभाषा क्या बोला है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ये ना बताया है, ठीक है ना, कि जैसे आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर हम जो क्या किए हैं, लंब खींच दिए हैं, वही लंब क्या कहलाया है, अभिलंब कहलाया है। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, आपतन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अब जैसे समझिए, यह हो गई क्या चीज, आपतित किरण। यह होगा आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण इसी बिंदु पर टकराया है। और आपको थोड़ा देर पहले परिभाषा दिए थे कि आपतित किरण किसी समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींच दिया गया है इसको क्या कहेंगे, हम इसको अभिलंब कहेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हम सबका परिभाषा बताया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वह परिभाषा समझ में आया होगा। तो यह क्या हुआ, अभिलंब हुआ। और यहाँ पे आपतन बिंदु से यह किरणें क्या हो गई, उसी माध्यम में लौट करके आई है, इसीलिए इसको क्या कहे थे, परावर्तित किरण कहे थे। अब समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। जैसे देख लीजिए, आपतित किरणें यह हुई और यह क्या हुआ, अभिलंब हुआ। तो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच बना जो है यह कोण, यही ना कोण बन गया है। देखिए, यह हमारा आपतित किरण हुआ, यह हमारा आपतित किरण हुआ, और यह क्या हुआ, अभिलंब हुआ। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच यह क्या बन गया है, कोण बन गया है। और यही कोण क्या कहलाएगा, आपका आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह आपतन कोण कहलाएगा। और आपतन कोण को सूचित क्या चीज से करते हैं, तो चूंकि इसका नाम क्या है, इंसिडेंस है, तो इंसिडेंस का पहला अक्षर क्या है, आई है, तो इसीलिए हम लोग इसको छोटा आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से, छोटा आई से सूचित करते हैं। तो हम लोग इसको परिभाषा यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या चीज सूचित करेंगे, हम इसे कोण आई, क्या, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं किताब में क्या लिखे हुआ है। देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब हो तो क्या करती है, जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या चीज सूचित किया जाएगा, तो इसे कोण आई से सूचित किया जाएगा। यहाँ पे हम परिभाषा ध्यान में रखेंगे कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया है अभिलंब, उसके बीच कोण बनेगा, उसको कौन कोण कहेंगे, हम आपतन कोण कहेंगे। और इसे क्या चीज सूचित किया जाएगा, तो छोटा वाला आई से। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, परावर्तन कोण, जिसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझते हैं परावर्तन कोण क्या होता है, जो समझिए। अब देख लीजिए, यह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, यह आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, जिसको क्या कहते हैं, हम अभिलंब कहते हैं। अब समझिए, तो यह हमारा है अभिलंब, और यह क्या है, उसी माध्यम में लौट गई किरण, जिसको कौन किरण कहते थे, परावर्तित किरण कहते। तो अभिलंब
और परावर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बन जाता है यह आर कोण, यही आर कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। समझ में बात आ रही होगी ना? क्या? अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच यह कोण बना है ना आर, यही आर को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो इसका परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण क्या? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया लंब के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ? और इसे कोण आर से सूचित करते हैं। क्या चीज? इसे कोण आर से सूचित करते हैं। तो यह टॉपिक क्लियर हुआ। चलते हैं, क्या देख लेते हैं किताब में क्या लिख रहा है परिभाषा। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग? कोण छोटा वाला आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, यही परिभाषा आपको बताया है। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। दोनों नियम को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में ना हो। जैसे हम फिगर को बताना चाहते हैं तब उसके बाद हम दूसरा नियम बताएंगे। यह क्या हुई? आपतित किरण हुई। यह आपतन बिंदु हुई। देखिए, यह हमारा आपतित किरण हुआ और यह क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ। और आपतन बिंदु पर जो हम लोग खींचे हैं अभिलंब, वो भी इसी को ना कहेंगे हम। ठीक है ना? और यह क्या हुई? परावर्तित किरण हुई। तो देख लीजिए, यह आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों यानी कि यह और यह। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे आपतित किरण। इसको क्या लिखेंगे? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। और इसको क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण। यह तीनों का तीनों एक ही तल में नहीं स्थित है, एक ही तल में नहीं स्थित है, एक ही माध्यम में नहीं स्थित है। तो इसका पहला नियम यह बन जाता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह सबसे पहला नियम हुआ। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होती है? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह सबसे पहला नियम। अब समझाते हैं आपको दूसरा नियम। जैसे देख लीजिए, यह जितना बड़ा यह क्या होता है? आपतन कोण होता है, यानी कि कोण आई, उतना ही बड़ा आप देखिएगा परावर्तन कोण होता है। इसका कहने का यहाँ पे यह अर्थ समझ लीजिए। जैसे समझिए, यह क्या हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग समतल दर्पण ले लेते हैं जिसका पिछला सतह क्या कर देते हैं हम लोग? कलई कर दिए। इस आपतन बिंदु पर हम लोग क्या किए? अभिलंब डाल दिए हैं। अब जरा गौर से सुनिए, हम किरण ऐसे डाल रहे हैं तो परावर्तित यहाँ पे ऐसे होगी, यानी कि यहाँ पे जितना बड़ा यह आई कोण बना, यानी कि आपतन कोण बना, उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या होगा?
परावर्तन कोण बनेगा। अब मान लेते हैं कि हम किरण जो है ना यहाँ पे ऐसे डाले थे, तो ऐसे क्या हुआ था, परावर्तन हुआ था। अब हम लोग मान लेते हैं कि किरण को ऐसे डालते हैं, तो अब थोड़ा सा क्या हुआ, आपतन कोण कम बना है, तब परावर्तित यहाँ पे क्या होगी, इसी प्रकार न जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो जितना जो है ना, जितना आपतन कोण कम होगा उतना ही परावर्तन कोण भी कम होगा, जितना आपतन कोण अधिक होगा उतना ही परावर्तन कोण भी अधिक होगा। अब मान लेते हैं कि किरण हम लोग एकदम ऐसे डाल रहे हैं और भी उससे कम, ठीक, तो यहाँ पे और भी अगर उससे कम डालिएगा तो परावर्तित किरण क्या होगी, परावर्तन कोण और भी उससे कम बनेगा ऐसे। तो इस फिगर से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस फिगर से हम लोग यही नहीं देख पा रहे हैं कि आपतन कोण बराबर होता है किस कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नियम में, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण किसके, आर के। इस तरीके से यह क्या हुआ, दोनों नियम इसको हम लोग समझ लिए। देख लेते हैं किताब में क्या नियम दिया गया है। देखिए, आपतित किरण जैसा कि आपको समझाया है, परावर्तित किरण ये भी बताया है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में या एक ही तल में स्थित होते हैं। ये ना सबसे पहला नियम बताया है। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो इस तरीक़ों से हम लोग आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज का प्रत्येक टॉपिक हम आपको अच्छी तरीक़ों से समझा पाए हैं। अगर यहाँ से भी किसी ही बच्चे को टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से उस टॉपिक को रिकवर समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को जो भी हम यह क्लास लिए हैं, इस क्लास का अगर नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन सभी क्लास का नोट ले सकते हैं। हम इतना ही कह करके आज का क्लास अप करते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमको मोटिवेट नहीं होता है, लेकिन अगर आप, ठीक है ना, कुछ वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन इससे मिलता है कि चलिए हमारे बच्चे कुछ तो समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है, जिससे जो है ना क्या कुछ अलग टाइप का ही क्या होता है, महसूस होता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही कहकर हम क्लास को अप करते हैं।